वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा। और हम लोग लास्ट लेक्चर्स में वेल्डिंग कंप्लीट कर चुके थे और इस लेक्चर से हम लोग हमारा जो नेक्स्ट बचा हुआ सब्जेक्ट्स है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी क्लासेस लेना है और सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो इस लेक्चर में मैं IMOR का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है CPM एंड PERT, जिसे 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक बार गेट में कंफर्म ही रहता है। उससे ज़्यादा का भी आ सकता है, बट उससे कम तो नहीं। इतने मार्क्स का 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो हर एक बार कंफर्म रहता है गेट गेट के एग्ज़ाम्स में, CPM PERT वगैरह से। और इसके साथ साथ हमारा पैरेलल में थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर्स चलता रहेगा और सारा लेक्चर्स इस मंथ के थर्मोडायनेमिक और मैं ये CPM पार्ट वगैरह इस मंथ के अंत तक मैं, और जो भी IMOR का थोड़ा बहुत पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट वगैरह है, मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो जैसे जैसे मैं ले जा रहा हूँ वैसे वैसे बस आपको सिलेबस कवर करना है। गारंटीड है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं CPM पार्ट की। IMOR का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक IM and OR, one of the most important topic, one of the most important topic is CPM and PERT। ओके, तो CPM एंड PERT में बस समझते जाइएगा। न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल्स का 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है और 1 मार्क्स का भी एक आ जाता है कभी कभी इस टॉपिक से। तो 2 से 3 मार्क्स का गेट में हर एक साल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम लोग बात करें CPM पार्ट की, तो हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक को समझना जरूरी है। आखिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस फॉर्मूलेज रट लेते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स रॉन्ग हो जाते हैं बहुत टाइम। बट अपने को क्या करना है, समझना है टॉपिक्स को और समझ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, समझ के आगे बढ़, समझते हर एक टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ना है, जिससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं CPM एंड PERT। तो सबसे पहले CPM PERT में समझेंगे एक छोटा छोटा टॉपिक्स क्या होता है, छोटा छोटा कंसेप्ट आज हम लोग बिल्डअप करेंगे और कुछ मेजर कंसेप्ट भी आज के लेक्चर्स में लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले फाउंडेशन बनाना उसका ज़रूरी होता है। तो आज का फाउंडेशन लेक्चर्स होगा और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मेन स्ट्रीम जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वहाँ वहाँ क्वेश्चंस तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट या फिर कोई भी कंपनी में आप अगर काम करते हैं या फिर कुछ भी अगर करते हैं तो प्रोजेक्ट होता क्या है। प्रोजेक्ट बेसिकली 2 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, वी ब्रॉडली कैटेगराइज प्रोजेक्ट्स इन मेजरली 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज टेक्निकल एक्टिविटीज एंड सेकेंड वन इज नॉन टेक्निकल एक्टिविटीज। We broadly classify project into 2 parts. First one is technical activities and second one is non-technical activities. तो प्रोजेक्ट हम लोग क्या किसकी बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट। तो वी क्लासिफाई प्रोजेक्ट इनटू, वी विल क्लासिफाई प्रोजेक्ट into 2 parts. First one is technical activities and second one is
नॉन टेक्निकल एक्टिविटीज एंड सेकेंड वन इज नॉन टेक्निकल एक्टिविटीज। यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है। नाउ वी फर्दर क्लासिफाई टेक्निकल एक्टिविटीज इनटू टू मेजर पार्ट्स, विच वन इज सीक्वेंशियल एंड पैरेलल। We will further classify technical activities into two major broad parts. First one is sequential, and the second one is parallel. Okay. Now coming on the sequential activities, what are the sequential activities and what are the parallel activities? And so sequential activities means like जो भी एक्टिविटीज हमारा हो रहा है सीक्वेंस में, जैसे कि सबसे पहले हम लोग प्लानिंग ड्राइंग करते हैं, फिर फाउंडेशन वर्क करते हैं, फिर उसके ऊपर अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए क्या, मान लीजिए कोई घर बनाना है हमें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग्स एंड ड्राइंग्स का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद फाउंडेशन वर्क होता है, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और या फिर कोई अगर गाड़ी बनाना हुआ, 4 व्हीलर हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसमें? डिज़ाइन एंड ड्राइंग। मतलब एक सीक्वेंस में अगर हम प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं तो उसे हम लोग सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ कहते हैं। और जब पैरेलली मतलब एक साथ बहुत सारा काम हम लोग कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसे हम लोग पैरेलल एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे कि कारपेंटिंग का भी काम चल रहा है, साइड बाय साइड प्लम्बिंग का भी काम चल रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स भी चल रहा है, तो उसे हम लोग पैरेलल एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है। सो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज टू टॉपिक्स, सीक्वेंशियल एक्टिविटीज एंड पैरेलल एक्टिविटीज। सो राइट डाउन sequential activities, what are the sequential activities? So we have understood clearly about the sequential activities. In project we have to manufacture different components. We have manufactured first. In project we plan and accordingly works, and in a sequence we will form a vehicle. Like first we design the car, design and draw, and then we will manufacture the chassis. After that we will assemble the engine, and after that body, and then together a vehicle is completed. Sequential activities. First one is एग्जाम्पल ऑफ ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ का। मैं अच्छे से समझा चुका हूँ क्या होता है। फर्स्ट वन इज प्लान एंड ड्राइंग। प्लान एंड ड्राइंग, इसके बाद ये एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले प्लानिंग एंड ड्राइंग करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग को फाउंडेशन वर्क करते हैं हम लोग, फाउंडेशन वर्क, उसके बाद हम लोग सुपर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा स्टेप रहता है? सुपर स्ट्रक्चर। और यही सेम एग्जांपल अगर हम लोग व्हीकल के रूप में लें, 4 व्हीलर अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्लान एंड ड्राइंग, प्लान एंड ड्राइंग, फिर चैसिस, फिर इंजन असेंबली, फिर बॉडी, फिर व्हीकल। यहाँ तक क्लियर? सीक्वेंशियल एक्टिविटी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद बात करेंगे पैरेलल एक्टिविटीज़ की।
पैरेलल एक्टिविटीज। पैरेलल एक्टिविटीज की बात करेंगे तो पैरेलल एक्टिविटीज मतलब बहुत अलग अलग टाइप का डिफरेंट वर्क पैरेलली हमारा प्रोजेक्ट में अगर चल रहा है, उस टाइप के वर्क्स को हम लोग पैरेलल एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे कि प्लम्बिंग का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स का काम हो रहा है, सिविल वर्क्स, कारपेंटिंग वर्क्स, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क्स, सिविल वर्क्स, कारपेंटिंग वर्क्स सॉरी। तो ये सारा वर्क्स साइड बाय साइड चल सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इन सारे को पैरेलल एक्टिविटीज कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को सीक्वेंसर और पैरेलल एक्टिविटीज क्या होता है। अब हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग। प्लीज बी अटेंटिव। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हम लोग बात करें तो वो क्या होता है, डिफिनेशंस बस समझना है, अभी इन सब में डीप में अभी जाना नहीं है। डिफिनेशन समझ लीजिए, काफ़ी है गेट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नोट डाउन करिए पहले, फिर समझते हैं हम लोग। इट डील्स विथ साइंटिफिक टूल्स एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं? इट डील्स विथ scientific tools and systematic procedure to carry out the project activities in most efficient manner. यहाँ तक क्लियर? तो ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिफिनीशन हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं? इट डील्स विथ साइंटिफिक टूल्स एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर। ओके, तो डिफिनीशन पढ़ने से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हुआ?
गोल्स एंड टारगेट जो हमारे होगा, जैसे कि हम लोग डैम बनाना है वाटर स्टोरेज के लिए, तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग्स, मेट्रो रेल्स, तो ये सारी चीजें क्या आते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। सब पार्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हम लोग इसे बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, गोल्स एंड टारगेट, गोल्स एंड टारगेट। एग्जाम्पल, मेट्रो रेल, डैम, ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये सारा चीजें हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद अगर बात करें कंस्ट्रक्शंस की, सॉरी कंस्ट्रक्शन नहीं, कॉन्स्टेंट्स की, हमारा प्रोजेक्ट्स में क्या क्या कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप्स के कॉन्स्टेंट रहते हैं, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, लेस टाइम में बनना चाहिए, क्वालिटी डिजायरेबल होना चाहिए, ओके। तो हमारा कांस्टेंट की अगर बात कर ले हम लोग, तो कांस्टेंट्स की अगर बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के कांस्टेंट्स अवेलेबल हैं। बेसिकली मेजरली 3 टाइप्स के कांस्टेंट अवेलेबल होते हैं। विच वन? टाइम, क्वालिटी, टाइम, कॉस्ट एंड टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी। ओके, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी, ये 3 टाइप के कांस्टेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर अगर हो गया हो, आगे बात करते हैं रिसोर्सेस की, ठीक है। देखिए जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे वैसे समझते जाइए, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आगे बात करते हैं रिसोर्सेस की। रिसोर्सेस जो भी है हमारे पास, वो सबसे पहले क्या होता है, लिमिटेड इन नेचर होता है। तो इसलिए हम लोग को रिसोर्सेस को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत होती है, ठीक है। देयर इज अ नीड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन रिसोर्सेस। need of optimization of resources. Need of optimization of resources. तो रिसोर्सेस क्या क्या होते हैं बेसिकली, व्हाट आर द रिसोर्सेस एंड व्हाट आर द मेजर रिसोर्सेस। मैन हमारे पास मैन पावर जो है वो रिसोर्सेस होता है। मशीन्स हमारे पास रिसोर्सेस के एग्जांपल्स हो गए। जो भी मटेरियल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, मनी हो गया, ये सारा चीज क्या है, एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेस हो गए, ठीक है। तो रिसोर्सेस क्या होते हैं हमारे पास, मैन, ओके, मैन हो गया, उसके बाद
अगर बात करें तो मशीन्स हो गए, सॉरी मैन हो गया, उसके बाद बात करें मशीन्स हो गए, फिर अगर बात करें तो मटेरियल हो गया, मटेरियल हो गया, उसके बाद अगर बात करें तो मनी हो गया। ये सब ब्रॉडली हमारे मेजरली रिसोर्सेज के एग्जांपल्स होते हैं, बट these all resources are limited in nature, so there is always a need of optimization. Okay, resources are limited in nature, hence there is a need of optimization. ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? सभी बातें समझ में आ रही होगी। रिसोर्सेज क्या होता है, इन्हें ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये लिमिटेड है नेचर्स में। ओके, उसके बाद हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज नथिंग बट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज with respect to time is known as project scheduling. So please note down project scheduling project scheduling allocation of resources what is project scheduling? It is nothing but it is allocation of resources to the allocation of resources, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे मैन हुआ, मशीन्स हुआ, मटेरियल्स हुआ, मनी हुआ, इस सब को हम लोग एलोकेट करते हैं प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज के लिए टाइम टू टाइम के साथ, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। Allocation of resources to the project activities with respect to time, यहाँ तक क्लियर? with respect to time, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग फर्दर मूव करते हैं बिना टाइम के बारे शेड्यूलिंग टूल्स के बारे में। यहाँ से हमारा ये अभी तक हमने छोटे छोटे पार्ट समझे, बेसिक्स समझे, फाउंडेशन हमने बनाया। अब हमारा मेन सीपीएम पार्ट एक मेन टॉपिक चालू होने वाला है, विच इज शेड्यूलिंग टूल्स। देखिए, शेड्यूलिंग टूल्स को ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज चार्ट्स एंड सेकेंड वन इज नेटवर्क डायग्राम्स। कोई भी प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने के लिए क्या क्या टूल्स हमें यूज होते हैं, तो वही अभी हम पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। वही देखने वाले हैं, उसी को समझने वाले हैं अभी हम लोग। शेड्यूलिंग टूल्स की हम लोग बात करें तो शेड्यूलिंग टूल्स सॉरी शेड्यूलिंग टूल्स की अगर हम लोग बात करें
तो शेड्यूलिंग टूल्स ब्रॉडली, we will categorize scheduling tools in broadly in two parts. First one is charts and the second one is network diagram. Charts and network diagrams. Horizontal bar charts, एंड पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ फिर समझते हैं। माइलस्टोन चार्ट, milestone chart, after that linked bar chart। तो चार्ट और नेटवर्क डायग्राम, तो 1950 से पहले हम लोग चार्ट का यूज करते थे। कोई भी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का अगर हमें काम करना हो तो हम लोग चार्ट्स का यूज करते थे। चार्ट्स को ब्रॉडली हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स, माइलस्टोन चार्ट्स एंड लिंक्ड बार चार्ट्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो नेटवर्क डायग्राम की बात होती है। तो नेटवर्क डायग्राम को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि इस चैप्टर का बेस है, सीपीएम और पर्ट। नेटवर्क डायग्राम को बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीपीएम एंड पर्ट। सीपीएम एंड पर्ट, ठीक है, यहां तक क्लियर। सीपीएम एंड पर्ट। तो पर्ट की अगर बात करें तो पर्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो अभी मेरे दिमाग में आया तो मैं चाहता हूँ यहीं पे लिख ले और समझते रहेंगे पूरा चैप्टर में, आप लोग को समझ में आते रहेगा वो लाइन। पर्ट जो होता है, सो पर्ट इज more realistic compared to CPM and CPM is a special case of PERT मॉडल, ठीक है। इस लाइन को अभी लिखिए, बस समझने की जरूरत नहीं है। जितने जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक टॉपिक को अलग, इन 2 टॉपिक के बारे में तो अभी पूरा लेक्चर्स कवर करने हैं, बहुत लंबा जाएगा। तो जैसे जैसे समझते जाएंगे तब इस लाइन का मतलब आप लोग को असली में समझ में आएगा कि क्या मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो नोट डाउन अभी करिए, पर्ट सिर्फ नोट डाउन करना है। पर्ट इज मोर रियलिस्टिक कंपेयर टू सीपीएम एंड सीपीएम इज अ स्पेशल केस ऑफ पर्ट मॉडल। पर्ट इज मोर रियलिस्टिक compared to CPM and CPM and CPM is a special case of PERT and CPM is a special case of PERT model। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और ये जो नेटवर्क डायग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये चार्ट से ही डेवलप हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ की। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर एक छोटा सा डिफिनेशन मैं नेटवर्क डायग्राम का लिखवा देता हूँ, जो आप लोग के लिए आगे और इजी रहे समझ जब रिवीजन का टाइम आए। नोट डाउन करिए। इसे मैं रब करता हूँ और नेटवर्क डायग्राम का मैं एक छोटा सा डेफिनेशन आप लोगों को नोट डाउन करवा देता हूँ। नेटवर्क डायग्राम की हम लोग अगर बात करें तो नेटवर्क डायग्राम के बारे में क्या लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। नेटवर्क डायग्राम इज अ ग्राफिकल और साइमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नोट डाउन करिए, धीरे धीरे आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ जाएगा। डिफिनीशन पढ़िए, समझ में आ जाएगा। और मैं हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर नहीं पसंद आ रहा हो लेक्चर्स, या फिर कुछ टॉपिक छूट रहे हो, या फिर कुछ लेक्चर्स डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में डालिए। और जो हमारे अपने विजन गेट के बच्चे हैं वो हमें ग्रुप में डाल सकते हैं। तो और आपका जो भी रिस्पॉन्सेज रहेंगे उसको सीरियसली लिया जाएगा। जो भी कंप्लेन या फिर जो भी जैसा भी रहेगा उसे सीरियसली लिया जाएगा, उस पर वर्क किया जाएगा, उसे दूर किया जाएगा। ठीक है, तो नेटवर्क डायग्राम की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसे नेटवर्क डायग्राम क्या कह सकते हैं, इट इज अ ग्राफिकल और सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर किसी प्रोजेक्ट को हम लोग ग्राफिकल और सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसमें प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को हम लोग ग्राफिकल सिंबल्स एरो और सर्कल की तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा प्रोजेक्ट डायग्राम्स हो गया। इससे पहले नोट डाउन करिए, फिर एक एक टर्म्स, इसमें जो भी टर्म्स हम यूज करेंगे उस टर्म को फिर आगे हम डिफाइन करेंगे क्या होता है। तो नेटवर्क डायग्राम इज अ network diagram is a graphical or systematic representation, graphical or systematic representation of a project in which the project activities are identified by
by means of graphics and by means of graphic symbol like arrow and circles. By means of graphic symbol like arrows and circles. Network diagram is a graphical और अभी हम लोग आगे समझेंगे क्यों इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है प्रोजेक्ट में, ठीक है। और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज क्या होता है उसके बारे में भी अब समझेंगे जिसको हम लोग एरोज एंड सर्कल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को हम लोग एरोज एंड सर्कल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज arrows and circles ओके। तो एक्टिविटीज क्या होता है, व्हाट इज एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक्टिविटीज इज नथिंग बट इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन इन द प्रोजेक्ट विच इज अनडिविजिबल फर्दर। मतलब जो सबसे छोटा पोर्शन होगा प्रोजेक्ट का, मतलब अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो छोटा छोटा में उसको डिवाइड करते हैं, तो जो सबसे छोटा पोर्शन होगा उसे हम लोग एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। जो आगे की फर्दर डिवाइड ना हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी ये सॉलिड सरफेसेस है, इसका सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होता है, एटम्स। उसी तरह प्रोजेक्ट का सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होता है, एक्टिविटीज, जिसे हम लोग आगे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, व्हाट इज एक्टिविटीज। एक्टिविटीज की बात करें, स्मॉलेस्ट पोर्शन in the project which is undivisible further, which is undivisible further। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज जो है वो क्या रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये जो है वर्क एक्टिविटीज समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WBS भी कहते हैं। WBS व्हाट इज वर्क, मतलब कोई भी, जैसे मैंने बोला ये कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर है उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उस छोटे छोटे को कंप्लीट करके जब सारे को कंबाइन करते हैं तो हमारा एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वही किस फॉर्म में उसे ब्रेक करते हैं उसे कहते हैं वर्क ब्रेक डाउन। वर्क ब्रेक डाउन, स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर होता है, मतलब बिगेस्ट फॉर्म स्ट्रक्चर, प्लान, प्रोग्राम, इसे बस समझना है, ठीक है। इस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, बट आगे समझने के लिए और सॉल्व पॉट एंड सीपीएम को समझने, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को समझने के लिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखिएगा, ठीक है। प्लान, प्रोग्राम,
प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट टास्क and then work package and then activities. Task, work package and then activities. ये हमारा क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है, वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे, तो एक्टिविटीज कहाँ पे अकर हो रहा है, एट द लोएस्ट, एट द बॉटम मोस्ट लेवल एंड द लोएस्ट लेवल ऑफ द WBS। नोट डाउन करिए, activities occurs as the bottommost level. Activities occurs at the occurs as the bottom most level and lowest level of वर्क ब्रेक सिस्टम। एक्टिविटीज क्या है समझ में आ गया। अब एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। यहां से मेन टॉपिक चालू हो रहा है। एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली, एक्टिविटीज ऑन एरो एंड एक्टिविटीज ऑन नोड। ओके, एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मेजरली ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक्टिविटीज अकर ऑन द एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे हम लोग। एक्टिविटी रिप्रेजेंटेशन, एक्टिविटी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक्टिविटी ऑन नोड, एक्टिविटी on arrow and activity on node। यहाँ तक क्लियर। एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है। एक्टिविटीज ऑन एरो को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AOA डिनोट करते हैं, और एक्टिविटीज ऑन नोड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AON रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिविटी ऑन नोड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AON रिप्रेजेंट करते हैं। AON, यहाँ तक क्लियर, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब ए एक्टिविटीज ऑन एरो को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैं यहाँ पे अच्छे से समझना है। ये हमारे पास, मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ फिर समझिएगा। ये हमारे पास क्या है, टेल इवेंट है। ये हमारे पास क्या है, हेड इवेंट। इस तरह से हम लोग एक्टिविटीज ऑन एरो को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये एक तरफ हमारे पास क्या होता है, टेल इवेंट होता है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, हेड इवेंट होता है, और एरो के ऊपर हम लोग एक्टिविटीज नेम एंड एक्टिविटीज ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी नेम, ओके। और 5 हमारे पास क्या है, एक्टिविटी ड्यूरेशन। यहाँ तक समझ में आ गया। ए हमारे पास क्या है, एक्टिविटी नेम, एंड 5 हमारे पास क्या है, एक्टिविटी ड्यूरेशन। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक्टिविटी और नोड को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिविटी और नोड को हम लोग एक सर्कल में A,5 सिंपल, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों का एक ब्रॉड एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड का, ठीक है। एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड का, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो हम लोग देख रहे थे एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड की बात कर रहे थे। तो एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड, एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड, ये हमारे पास क्या है, मैंने बता दिया एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब और डिटेल में समझिए। ये हमारे पास कोई टेल इवेंट है, ओके। 2, ये डायग्राम कैसे बनाते हैं, बनाना भी मैं आगे सिखाऊंगा। A5, B3, C4 एंड D2, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, AOA डायग्राम है, ठीक है। इसमें समझने वाली क्या बात है ना, ये स्टार्ट ऑफ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्टार्ट ऑफ ए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्ट ऑफ ए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंड ऑफ ए एंड स्टार्ट ऑफ बी एंड सी। एंड ऑफ ए एंड स्टार्ट ऑफ बी एंड सी,
यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया? बस यही समझाने के लिए मैं ये डायग्राम बनाया था, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला जो इवेंट है ए, ठीक है, एक्टिविटी है, हमारा जो पहला एक्टिविटी है ए, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट ऑफ ए है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है? एंड ऑफ ए है, एंड स्टार्ट ऑफ बी एंड सी है, ठीक है। एंड ऑफ ए है एंड स्टार्ट ऑफ बी एंड सी है। यहाँ तक क्लियर? ये हमारे पास एओए डायग्राम होता है। अब एओएन डायग्राम इसी तरह का कैसा डायग्राम होता है? तो मैंने सिखाया था एओएन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। A,5, B,3, C,4, ठीक है, D,2। ये हमारे पास एओएन डायग्राम है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टर। एओएन डायग्राम में इसे क्या हम लोग कहते हैं? कनेक्टर। ये हमारे पास क्या है? एओएन डायग्राम। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास क्या है? एओएन डायग्राम। चलिए एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए और उस स्टेटमेंट को समझेंगे हम लोग अच्छे से। नोट डाल के लिखना है, नोट पॉइंट बना के लिखिए। कुछ स्टेटमेंट मैं लिखाने जा रहा हूँ। एओएन डायग्राम has no events, ठीक है। एओएन डायग्राम हैज नो इवेंट्स, इवेंट्स नहीं है इसमें। Hence it is not suitable for, इसीलिए हम लोग इस डायग्राम को PERT के प्रॉब्लम्स में नहीं यूज करते हैं। वेयर इवेंट्स आर इम्पोर्टेंट, जहाँ पे इवेंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। PERTs में क्या होता है? हमारे पास इवेंट इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग PERTs के प्रॉब्लम में इसे यूज नहीं करते हैं। वेयर इवेंट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। और एओ डायग्राम की बात करें तो ये तो भैया दोनों के लिए सूटेड है, बढ़िया फिट करता है, सीपीएम में भी और PERT में भी। तो नोट डाउन करिए, एओए डायग्राम is well suited for sorry, both the CPM and PERT. AOA diagram is well suited for both the CPM and PERT. यहाँ तक क्लियर सभी को? इसके बाद अगर हम लोग बात करें एओएन डायग्राम की, ये किसके लिए वेल सूटेड है? ये बस सीपीएम के लिए वेल सूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एओएन डायग्राम। ये सारा जितना मैं नोट पॉइंट डाल के लिखवाया हूँ, 3 पॉइंट, ये पॉइंट अभी जो लिखवा रहा हूँ, इसे ध्यान में रख के आगे समझना है और आगे बढ़ना है। एओएन डायग्राम
event diagram is well suited for CPM only। यहाँ तक क्लियर सभी को? इज वेल suited for CPM only। event diagram is well suited for CPM only। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट। आगे बात करते हैं हम लोग। तब से मैं एक टर्म का यूज करते आ रहा हूँ, ठीक है, इवेंट का। तो इवेंट का डेफिनेशन, इवेंट होता क्या है, ये आप लोग के मन में आ रहा हो क्वेश्चन। तो इवेंट का डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं, फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे हम लोग। इवेंट इवेंट किसे कहते हैं? इवेंट की बात अगर करें हम लोग तो इट इज ए स्टेट ऑफ, it is a state of commencement of, completion of an activities। मतलब इवेंट ऐसा बोल सकते हैं, मीन्स इवेंट इज अ पॉइंट इन टाइम। जैसे कि हमारा टर्निंग अगर हम लोग कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं और वो 9 AM को स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2 आवर्स उसमें लगे टर्निंग में, और ख़त्म हमारा टर्निंग 11 AM को हो गया, ठीक है। तो टर्निंग का एग्जांपल से मैं अभी समझा दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे। एग्जांपल से अभी समझिए। जैसे कि टर्निंग की अगर बात करें तो टर्निंग 9 AM में हमारा स्टार्ट हो रहा है। 2 आवर के लिए हमने टर्निंग किया है, और टर्निंग एंड्स कहाँ पे हो रहा है? 11 AM, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ये हमारे पास क्या है? हेड इवेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हेड इवेंट। इसे क्या कहते हैं? एक्टिविटी। और इसे क्या कहते हैं? टेल इवेंट। तो एक्टिविटीज क्या, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है ना। 9 AM में खत्म हुआ और 9 AM में चालू हुआ और 11 AM में खत्म हुआ। पैसेज ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता इवेंट हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? इवेंट हमेशा क्या करता है? इवेंट इज अ पॉइंट इन अ टाइम बट नॉट द पैसेज ऑफ द टाइम। कितना आवर के लिए ये हुआ, ये इवेंट नहीं, ये एक्टिविटी बताता है। इवेंट का काम है एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताना, ठीक है। कब ये स्टार्ट हुआ और कब ये खत्म हुआ। और इवेंट का दूसरा काम क्या है? यूज टू ज्वाइन कनेक्ट द एक्टिविटीज एंड समटाइम इट ऑल्सो प्लेज अ ड्यूअल रोल, ठीक है। तो ये इवेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दिया आज के इस लेक्चर्स में, पर इन डिटेल हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या सीखा उसे एक बार मैं बता दे रहा हूँ। हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखा, हमने प्रोजेक्ट के बारे में सीक्वेंशियल एंड पैरेलल प्रोजेक्ट्स देखे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखे, कंस्ट्रेंट्स देखे, रिसोर्सेज के बारे में पढ़े, शेड्यूलिंग टूल्स के बारे में पढ़े जो कि चार्ट्स एंड नेटवर्क डायग्राम है। नेटवर्क डायग्राम में हमने नेटवर्क कंस्ट्रेंट्स के बारे में से फिर पढ़ा, फिर एक्टिविटी रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। AOA एक्टिविटीज़ क्या होता है, AON एक्टिविटीज़ क्या होता है, हमने उसके बारे में भी देखा, ठीक है। तो ये सारा चीज़, उसके बाद हमने इवेंट्स का थोड़ा सा जिक्र किया।
और बचा हुआ टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।